नमस्कार। किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। किसान समाचार में हम आपको अगले आधे घंटे में दिखाएंगे खेती किसानी से जुड़ी वो खबर जो आपके काम की है, जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। ख़ास तौर पर हम इसमें आपको उन फसलों के बारे में भी बताते हैं जिनकी खेती फ़ायदेमंद होती है, और मौसम के सलाह को लेकर के भी आपको हम कुछ बातें बताते हैं जो कि आप अपने इलाके के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने फसलों को की देखरेख उसी के हिसाब से कर सकते हैं। तो किसान समाचार में हम आपको आगे दिखाएंगे खबरें, लेकिन सबसे पहले किसान समाचार की सुर्खियां। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने प्रदेश सीमांत पर स्थित लातू गांव में कारगिल अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी क्रेडा की पहली सौर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का किया उद्घाटन। ये परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस परिकल्पना से जुड़ी हुई है जिसके तहत प्रधानमंत्री ने इसे लागू किया है। क्या आप जानते हैं कि हर एक तीसरे व्यक्ति को पाचन की कोई न कोई समस्या होती रहती है। पेट में गैस का होना, मितली होना, उल्टी होना, शौच में दिक्कत होना या पेट में दर्द होना, ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं से कैसे बचें और कैसे रखें अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त, मैं बताऊंगा आपको इन समस्याओं के बारे में केवल दूरदर्शन के किसान चैनल पर। होली के रंग सेहत के संग एक जागरूकता। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे डीडी किसान पर। तीर्थंकर के नाम से इस शहर का नाम वर्धमान रखा गया। बौद्ध धर्म का भी यहाँ काफी प्रभाव था। वर्धमान शहर के निकट भरतपुर में एक बौद्ध स्तूप पाया गया है। हम जा रहे हैं वर्धमान शहर से 25 किलोमीटर दूर पूर्व वर्धमान की एक और जगह गलसी 1 नंबर ब्लॉक के फतेहपुर गांव की ओर। इसी फतेहपुर गांव में ही रहती है नूरजहां खातून, जो एक साधारण औरत से महिला कृषक बनकर सबके नजर में आ गई है। धान उत्पादन में वर्धमान की ख्याति सालों से है। यहाँ बहुत सारे राइस मिल भी है। और इसी कारण के वजह से नूरजहां खातून ने खेतीबाड़ी के काम पर ही ध्यान दिया है। साल में बरचत्रा की लड़की नूरजहां के साथ निकाह हुआ था फतेहपुर की आलम शेख का। शादी के बाद अपने पति और ससुर जी को खेती के काम में सहायता करने आगे आई नूरजहां। अपने लगभग 10 बीघा जमीन में आलू, धान, सरसों, चना, मसूर दाल और भी कई सब्जियों की खेती होती थी। आधुनिक तकनीकों से खेती करने की इच्छा के चलते नूरजहां प्रशिक्षण लेने लगी। नूरजहां साल भर कई फूलों की खेती भी करती है। स्थानीय बाजार में मौसमी फूलों के मांग के कारण उनको इस फूलों के खेती से अच्छा खासा लाभ होता है। दामोदर नद के किनारे अपनी तालाब में उन्होंने मछली की खेती भी की। मछली संरक्षण और बाजारों में भेजने के लिए नूरजहां को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ताप प्रतिरोधक यंत्र भी मिला है। परिवार को आर्थिक साफल्य और समृद्धि का मार्ग दिखाया है उन्होंने। चंद शब्दों में कृषि और आधुनिक तकनीकों का संगम घटाकर नूरजहां अपने गांव फतेहपुर के सभी आदमी और औरत के लिए एक मिसाल बन गई है। खेती
लेकर प्रतिष्ठा पाने की लड़ाई नूरजहां के काफी नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको दिखाएंगे खेती किसानी से जुड़ी हुई खबरें और साथ ही आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई वो खबरें जो आपकी खेती किसानी से फ़ायदे को दिखाएंगी। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। लद्दाख में क्रेडा की पहली सौर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन। उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने लद्दाख की पहली सौर लिफ्ट सिंचाई योजना की शुरुआत। लद्दाख को सौर ऊर्जा के विकास का मॉडल बनाना है मकसद, साथ ही लद्दाख को कार्बन उत्सर्जन से मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य। खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीदी जारी। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 13.59% की हुई वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक खरीदा गया 683.21 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक धान। वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में अब तक करीब 1 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। राजस्थान में सरसों और चने की एमएसपी पर होगी खरीद। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद 1 अप्रैल से हो रही है शुरू। प्रदेश के किसान ऑनलाइन कराएंगे रजिस्ट्रेशन के दौरान किसानों का होगा बायोमेट्रिक सत्यापन। समुद्री सहायता विधेयक 2021 लोकसभा में पारित। नौवहन क्षेत्र में सहायता के लिए ढांचे को विकसित करना है इसका मकसद। केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, औद्योगिक और कृषि समूह बनाने की योजना पर सरकार कर रही है काम। ये थी किसान समाचार की सुर्खियां। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने प्रदेश सीमांत पर स्थित लाटू गांव में करगिल अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी क्रेडा की पहली सौर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया। ये परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस परिकल्पना से प्रेरित है जिसके अंतर्गत लद्दाख को सौर ऊर्जा के विकास का मॉडल बनाने और कार्बन उत्सर्जन से मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। क्रेडा एजेंसी ने अब तक लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद करगिल के साथ मिलकर लद्दाख में सौर ऊर्जा से चलने वाले 50 हॉर्स पावर के 41 सबमर्सिबल पंप स्थापित किए हैं। इसी तरह के पंप लद्दाख और इसके दूसरे क्षेत्रों में भी लगाए जाएंगे। जितने खर्चे में 60-70 लाख में ये प्रोजेक्ट करा है, इसके अलावा और 30-40 लाख खर्चा हो सकता है ऑन ड्रिप इरीगेशन। उसके साथ करीब 30-40 एकड़ का खेती बाड़ी हो सकती है और चट हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पर यूनिट कॉस्ट इसकी अच्छी आएगी, प्रोबेबली चीपर देन अदर ऑल्टरनेटिव। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें ना पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है कि ग्रिड से आ रही है, ना ये प्रॉब्लम है कि डीजल के ड्रम्स हम लेकर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री। मेंटेनेंस कॉस्ट भी जो मुझे बताया है कि साल में 10,000 रुपये, सोलर पैनल्स 30-40 साल चलेंगी। तो ओवरऑल वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट। और अगली खबर, खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीदी जारी है। आइए देखते हैं इस खरीदी को आंकड़ों के जरिए। धान की खरीद में पिछली वर्ष की खरीद के मुकाबले 13.59% की वृद्धि हुई है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में रिकॉर्ड अब तक 683.21 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक धान खरीदा गया है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान धान की रिकॉर्ड खरीद की गई है। सरकार ने पंजाब से 202.82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है, जो कुल खरीद का 29.68% है। वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में लगभग 1 करोड़ से भी अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने अब तक करीब 3,46,348 मीट्रिक टन से अधिक दलहन और तिलहन भी खरीदा है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान दालों और तिलहनों की खरीद से 2 लाख किसानों को लाभ हुआ है और मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान धान की भी रिकॉर्ड खरीदारी की गई है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बीज कपास की सुचारू खरीद से 18,97,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। किसानों से एमएसपी पर 26,719.51 करोड़ रुपए मूल्य की 91,86,803 कपास गांठें खरीदी गई हैं। 5,089 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के किसानों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी की गई है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में सरसों और चना की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। सरसों 4,650 रुपये और चना 5,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदी जाएगी। राज्य सरकार के सहकारिता विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश के जो किसान एमएसपी पर अपनी फसल बेचना चाहते हैं, उन्हें 25 मार्च से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन भी होगा। सहकारिता मंत्री उदय लाल अंजना ने बताया कि 6,14,900 मीट्रिक टन चना और 12,22,775 मीट्रिक टन सरसों की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। खरीद के लिए प्रदेश में कुल 1,302 केंद्र बनाए गए हैं। सरसों और चने के लिए 651 और 651 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। क्रय विक्रय सहकारी समितियों पर 264 और ग्राम सेवा सहकारी समिति स्तर पर 387 खरीद केंद्र खोले गए हैं। किसान ई मित्र या फिर संबंधित खरीद केंद्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक और गिरदावरी रिपोर्ट की जरूरत होगी। और देश भर में बदलते मौसम के तहत किसानों को अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। मौसम बदलने के साथ ही किसान अपनी खेतीबाड़ी में क्या करें और क्या सावधानी रखें, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में उड़द और मूंग की बुआई जारी रखें किसान। उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने की बुआई का काम पूरा करें। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में इन दिनों भिंडी की बुआई भी की जा सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोबिया की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान जायद की मक्का की बुआई भी करते रहें। इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तरबूज, खरबूज, कद्दू, लौकी और खीरे जैसी फसलें बोएं। यहाँ के किसान टमाटर, बैंगन और मिर्च की रुपाई भी कर सकते हैं। अगर उड़ीसा की बात करें तो यहाँ के पश्चिमी मध्य इलाके में पालक की बुआई का काम करें। उड़ीसा के पश्चिमी मध्य इलाके में ग्वार, भिंडी और तोरी की बुआई करें। यहाँ के किसान इन दिनों कद्दू, खीरा और ककड़ी जैसी फसलें भी बो सकते हैं। उड़ीसा में ग्रीष्मकालीन धान में तना छेदक की निगरानी करते रहें। इन दिनों मूंगफली की बुआई में तना सड़न, इल्ली या सुंडी के साथ साथ टिक्का जैसे रोग लगने का खतरा है। यहाँ भी टमाटर, बैंगन जैसी सब्जियों में फल और तना छेदक लगने का खतरा हो सकता है। मूंग और उड़द की फसल में धूल के समान दिखाई देने वाली फफूंदी रोग लगने का भी डर है। वहीं असम में उन्नत किस्म की धान की बुआई करें। यहाँ के किसान उड़द, मूंग और भिंडी की बुआई भी कर सकते हैं। असम में ही कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। असम के उत्तरी इलाकों में केले, अदरक और हल्दी की रुपाई का काम कर सकते हैं। असम के ब्रह्मपुत्र के निचले इलाकों और ऊपरी हिस्सों में खरीफ की मक्का की बुआई करें। वहीं छत्तीसगढ़ में तिलहनी और दलहनी फसलों की कटाई का काम करें। छत्तीसगढ़ के किसान ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई जारी रखें। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करें। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है।
पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाली इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। जी, तो आप भी ज़रूर इन बातों का रखें ध्यान। और अब अगली खबर, हरियाणा ज़िला फतेहाबाद के प्रगतिशील किसान जसपाल सिंह ने फसलों का विविधीकरण करके गेहूं और धान के बजाय उत्तम क्वालिटी के प्याज की पैदावार की और इससे वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि में बदलाव के क्षेत्र में फतेहाबाद जिले के चंदो गांव के प्रगतिशील किसान जसपाल सिंह ने अपनी खेती में विविधता लाकर पूरे क्षेत्र में नई मिसाल पेश की है। 32 एकड़ की जमीन पर बेहद अच्छी किस्म की प्याज की पैदावार करके मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। उनकी फसल हरियाणा और पंजाब जैसे प्रदेशों में लोग बढ़ चढ़कर खरीद रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी नई तकनीक के जरिए 250 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से प्याज की पैदावार करके अद्भुत कारनामा कर दिखाया है। पिछले 8 साल से शुरू कर रखी है जी। पहले हमने 2 एकड़ में शुरू करी थी, अब धीरे धीरे हम 32 एकड़ पे पहुंच गए हैं जी। बहुत हाई लेवल पे खेती कर रहे हैं जी। आगे और भी बड़ी खेती करने की उम्मीद रखते हैं। पहले गेहूं और दाल की खेती करते थे जी, और धीरे धीरे हमने ये सोचा भी इसमें बदलाव किया जाए, जो अच्छी आमदन वाली खेती करी जाए। इसके लिए ये प्याज की खेती शुरू की है। वैसे आमतौर पर इतने रकबे में इसकी 1/4 पैदावार होती है, लेकिन खुद के बीज और खाद के जरिए इन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखाया जो कि क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए नजीर बन गया। प्रगतिशील किसान जसपाल सिंह ने बताया कि इसके लिए बाकायदा उन्होंने टैंक भी बनवाया हुआ है, जिसमें नहर का पानी एकत्रित किया जाता है। इस टैंक बनवाने में उन्हें सब्सिडी भी मिली है। इसके साथ साथ उन्होंने प्याज की फसल के स्टोरेज के लिए वातानुकूलित बड़ा गोदाम भी बनाया हुआ है, जिसमें लंबे समय तक प्याज की फसल को रखा जा सकता है। हमारा प्याज है जी, जो इसमें एक खास तरह का टेस्ट है जी, जो आजकल आम प्याजों में देखने में नहीं मिल रहा। ये बड़ा अच्छा टेस्ट है। इसके अंदर तीखापन भी है और मीठापन भी है, दोनों क्वालिटियाँ इसके अंदर है। और इसकी स्टोरेज लाइफ भी अच्छी है। देखने में ये गुलाबी कलर है जी, देखने में भी ग्राहक इसको पसंद करता है, इसलिए ये प्याज मार्केट में अच्छी पकड़ रखता है। ये प्याज आम बाजार के प्याज से बिल्कुल अलग है। इसका रंग गुलाबी है, खाने में अलग भी है, जिसकी वजह से लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। खेती में आए इस तरह के बदलाव को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है, और वो भी समय समय पर जसपाल सिंह के फार्म हाउस पर आकर इस आधुनिक खेती की तकनीक को देखकर इसे अपना रहे हैं। मैं खेती करदा जी, प्याजां दी भी, वैसे होर भी खेती करनी चाहिए है सारिਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਇਹ ਚੋਂ। ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਛਿੜਕ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਣੇ ਆ ਪੱਟ ਕੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਦੀ ਖਾਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਪੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। जब इस बारे में उद्यान विकास अधिकारी रवि गौतम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र के किसानों का रुझान अब बागवानी की तरफ बढ़ रहा है। विशेषकर लहसुन और प्याज की खेती करके किसानों ने काफी मुनाफा कमाया है। जैसा कि सरकार ने 2022 में किसानों की आय दोगुनी का प्लान तैयार किया है, उसमें बागवानी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसमें हम मेनली बाग को, सब्जियों को या मधुमक्खी पालन मशरूम को बढ़ावा देते हैं। अब कणक की कटाई के बाद सब्जियां जो लगेंगी आगे, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अभी पहले जो प्याज लहसुन की जो खेती की गई है, उससे किसानों को काफ़ी मुनाफा हुआ है। इसके लिए जो सरकार है वो अनुदान राशि भी दे रही है 8,000 एकड़ के हिसाब से। आज समय की मांग है किसान इस तरह की खेती कर अपनी आय बढ़ा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। देखिए, जसपाल जी ने अपनी कोशिश से और सरकारी मदद से क्या कुछ कर दिखाया है। आप भी ज़रूर ऐसा कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा में नौवहन के लिए समुद्री सहायता विधेयक 2021 को पारित कर दिया गया है। ये विधेयक पुराने दीप स्तंभ कानून की जगह लेगा।
इस विधेयक के माध्यम से देश में नौवहन क्षेत्र में सहायता के लिए ढांचे को विकसित करने, उनके रखरखाव और प्रबंधन के लिए व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य दीप स्तंभ कानून 1927 को खत्म करना और दीप स्तंभ तथा दीपपोत महानिदेशालय को अतिरिक्त शक्तियों और कार्यों के साथ सशक्त बनाना है। विधेयक के अनुसार केंद्र सरकार नौवहन में प्रशिक्षण और प्रमाणन भी उपलब्ध कराएगी। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि केंद्र सरकार सभी नौकाओं में जीपीएस आधारित नौवहन प्रणाली लगाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि पोत घाट बनाने के लिए प्रथम चरण में देश भर में 50 स्थानों की पहचान की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बंदरगाहों के आसपास कई औद्योगिक और कृषि संबंधी समूह बनाने की योजना पर भी काम कर रही है ताकि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। सरकार ने देश भर में ऐसे 71 दीप स्तंभों की पहचान की है जहां पर्यटन के विकास की संभावना है। असम में विधानसभा चुनाव में चाय बागान के मजदूरों की मजदूरी बढ़ाए जाने का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी चाय बागान में मजदूरों के साथ जाकर चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में उनकी मजदूरी बढ़ाए जाने की वकालत करती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी बजट में अलग से चाय बागान के मजदूरों के लिए प्रावधान किए जाने और उनकी मजदूरी को बढ़ाए जाने की बात कर रही है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों एक साथ नजर आते हैं। असम के चुनावी महासमर में आपको हम एक ऐसे मुद्दे से रूबरू करा रहे हैं जो सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए सत्ता पाने का एक महत्वपूर्ण जरिया साबित हो सकता है। जी हां, असम में चाय बागान के मजदूरों का मुद्दा सत्ता और विपक्ष यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के द्वारा लगातार उठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या असम चाय बागान के जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी नई सरकार बढ़ा पाएगी? क्या मजदूरों के जीवन स्तर में कोई सुधार हो पाएगा? यही जानने के लिए गोलाघाट के नोट गौरंगा टी एस्टेट में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पर हम आपको रूबरू कराएंगे बहुत सारे चाय बागान के मजदूरों से और ये जानेंगे कि क्या वाकई असम की तस्वीर चाय बागान के मजदूर बदल सकते हैं। हमारे साथ बागान के बहुत सारे मजदूर भी हैं और सरदार देवेन भूमिश हैं जो इस टी एस्टेट के सरदार हैं। बजट में भारत सरकार ने प्रावधान किया है कि चाय बागान के जो मजदूर हैं उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए भारत सरकार ने ये प्रोविज़न किया है, आवंटन किया है राशि का। आपको कितनी उम्मीद है? बात वही है, हम लोग को जो सरकार ने तो चुनाव आता है बोल देता है हम लोग को हजरा वृद्धि करेगा, चाय बागान के आदमी को सारा चीज़ जो मजदूरी मिलेगा ये बोल देता है, मगर होता भी नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जो भी पॉलिटिकल, चाहे जो भी पार्टी हो, हम लोग का ये क्या याद है, हम लोग का यही मतलब है जब हम लोग को चाय बागान के आदमी को सरकार जो भी देना है हम लोग को मिलेगा तो हम लोग को वही से अच्छा है। जो हम लोग का हाजिरा 360 रुपया मिलना है वो मिलेगा, वो मिलने से हम लोग को ठीक है। बाकी हम लोग को जो टी गार्डन में जो देने वाला प्रधानमंत्री जी बोलता है वो हम लोग को मिले, चाहे हमारा लेबर को मिले, हमारे चाय बागान का आदमी को मिले, वही हम लोग को सोचे। हमारा जो हक का धन है, मजदूरी है, वो हमको मिल जा रहे तो हम अच्छा मिलेगा, हमारा घर परिवार अच्छा चलेगा तो सब ये अच्छा रहेगा ना। काम तो ऐसे चल रहे हैं, तनख्वाह तो उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। 8 घंटा में तो हम लोग खटते हैं, सवेरे 8 बजे शाम को 4 बजे। तनख्वाह तो उतना नहीं मिलते हैं, लेकिन काम तो पूरा ज़्यादा लेना है, लेकिन तनख्वाह तो उतना नहीं है ना, इसलिए तनख्वाह थोड़ा हो जाएगा तो सब कुछ लड़का बच्चा भी चलने अच्छा होगा। हम लोग को जो हजरा बढ़ाएगा उससे सर देगा वोट। आपका वोट उसको जो आपका मजदूरी बढ़ाएगा? हाँ, जो मजदूरी बढ़ाएगा उसको देगा वोट। हम लोग का हाजिरी देगा, बोल रहा है इतने दिन से हाजिरी देगा, हाजिरी देगा। जो हम लोग का तनख्वाह मिल रहा है वो हम लोग का नहीं हो, घर चलता है, पढ़ाई लिखाई का बात है लड़का बच्चा का। अभी तो सामान का दाम इतना हो गया है, प्याज का 40 रुपया केजी, और इसीलिए तो हम लोग को तो हाजिरी चाहिए।
इतना दिन से बोल रहा है देगा देगा, इतना दिन हो गया दिया ही नहीं। अभी तो वोट हो जाने से तो हम लोग का तो भूल जाएगा। चाय की इन कोमल पत्तियों को आपके प्याले तक पहुंचने में इन मजदूरों का बहुत पसीना बहता है और तब असम के चाय की भीनी खुशबू दुनिया भर के मुल्कों तक पहुंचती है, जिसके लिए अच्छे जलवायु, अच्छे मौसम का होना बेहद ज़रूरी है। तो फिर इन पेड़ों को भी समझिए जो हमारे पीछे हैं। ये नीम के पेड़ हैं जो इन पत्तियों को बचाने के लिए जहाँ कीटनाशक का काम करते हैं, वहीं इन पत्तियों को शीतलता भी प्रदान करते हैं, जिससे यह चाय आपके प्याले तक पहुँचती है। इन मज़दूरों की अपेक्षाएं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और नई सरकार जो चुनकर आएगी उनसे कि ये इनके किए गए वायदे को चाय बागान की सरजमी तक पहुंचाएं। कैमरामैन लक्ष्मी कुमार के साथ गोलाघाट के एक चाय बागान से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और अब बात फ़ायदे की खेती की। देखते हैं कि किसान कैसे करें भिंडी की खेती, और भिंडी की खेती करते हुए किसान कौन कौन सी बातों का खास तौर पर ध्यान रखें। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले, खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल की पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तो इसी के साथ आज के किसान समाचार में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे आपके पास किसान समाचार लेकर। नमस्कार।